जैसे अभी दुनिया में चल रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, पर इमोशनल इंटेलिजेंसी पे कोई बात नहीं कर रहा है। देयर आर सो मेनी गैप्स हमारी लाइफ में जो कि लोगों को पता भी नहीं है, अवेयर भी नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको क्लैरिटी ही नहीं है। जितने बच्चे ऑटिज्म से ना शिकार होते हैं उनका 90% प्रॉब्लम मदर के ना गर्भ में ही हुआ होता है, टाइम पर ही। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं। को रियलाइज ही तब जब हो गया कि नहीं, कुछ तो है जो हमारे अंदर मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। आई कैन डू मच बेटर। आज के सिनेरियो में इमोशनल इंटेलिजेंसी का क्या रोल है? वो लोगों के लिए हार्ड है जो अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं जानते। अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स और बहुत एफर्टलेसली सॉल्व कर पाएंगे। ये ब्रिज द गैप, ये प्रोग्राम क्या है आपका? अगर हमारा ये एप्टीट्यूड है कि हमने वो गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, देन दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। आप अपने गैप्स को फिल करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी चीज़ की तरफ आप, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, इन सारे एरियाज पे होलिस्टिकली काम करना पे। आज के ज़माने में जेंटल पेरेंटिंग बहुत होती है। क्या आपको फील हो रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू वांट टू गिव टू योर चाइल्ड? और सबकॉन्शियसली जो सेव है वही आप दे रहे हो। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी एंड यूनिवर्स की आई हैव चोजन टू बी द मैसेंजर। सो आई कॉल माई सेल्फ एज द मैसेंजर ऑफ द यूनिवर्स। राधे राधे, आप सभी लोगों का स्वागत है मैजिकल लेंस पे एक बार फिर से। आज हम मिलने वाले हैं सोनल अग्रवाल रावत मैम से, जो कि एक लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक ब्रांड चलाते हैं मदर वाइफ्स करके, जिसके अंदर मदरहुड से रिलेटेड सारी चीज़ें की जाती हैं। प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें की जाती हैं और उसमें आपके इमोशनल, मेंटली, फिजिकली सभी चीज़ें कवर की जाती हैं। इसके अलावा वो वेलनेस ब्रांड पर भी काम करती हैं। जैसा कि आज की तारीख में एआई पर तो बहुत काम किया जाता है। जो कोई भी आप अपना हैंडल खोलेंगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे कोर्सेस मिलेंगे, अवेयरनेस मिलेगी, पर हमें अपना जो चीज़ होता है इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंसी पर कोई बात नहीं कर रहा होता है। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे सोनल मैम से। स्वागत है मैम आपका। जैसे सोनल मैम, आप एक लाइफ कोच हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, मदर वाइफ्स करके आप एक ब्रांड भी चलाते हो और आपको इमोशनल वेलनेस का एम्बेसडर भी कहा जाता है। तो इन सब टाइटल्स के पीछे की स्टोरी क्या है? सो बिफोर मतलब बाकी सारे टाइटल्स आने से पहले जी, मैंने जब अपने आप को रियलाइज़ किया एज अ विमेन, फिर जब शादी हुई, यू नो, यू बिकम अ मदर, तो विथ मदरहुड, मतलब मदरहुड के साथ मुझे आई थिंक इतने ब्यूटीफुल रियलाइजेशन और इतनी क्लैरिटी के साथ वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, वो मेरा टाइम मदरहुड के साथ बहुत डीप होता गया। एंड उसकी वजह से शायद मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल मेरा पर्पस क्या है, व्हाट एम आई मेंट फॉर। मतलब मुझे क्या चीज़ में आनंद बोलते हैं ना, वो आनंद की अनुभूति होती है। तो वो मुझे शायद कहीं ना कहीं लगा कि जब मैंने खुद की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, वो हम सब के लाइफ चैलेंजेस आते हैं, बट उसके साथ साथ जब आपने वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया एंड जब आपने रियलाइज़ किया कि भाई इन सब चीज़ों से ऊपर भी बहुत कुछ है जी, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि है ना, आई थिंक देयर आर सो मेनी गैप्स हमारी लाइफ में जो कि लोगों को पता भी नहीं है, अवेयर भी नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको क्लैरिटी ही नहीं है। तो शायद मैंने कहीं ना कहीं इसको ही अपना मिशन बना लिया कि मैं लोगों की लाइफ में ना ये जो गैप्स है ना, वो फिल करना चाहती हूँ। ये गैप आप इमोशनल के लिए बोल रहे हैं? यस, बेसिकली क्या होता है कि हम चाहे हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हों, हम फील करते हैं कि हम होते कहीं हैं, चाहते कुछ और है, या हम फील कर रहे होते हैं कि हमें
आगे जाना है, हमें अपनी पर्सनल लाइफ में ये अचीव करना है, स्पिरिचुअल लाइफ में ये अचीव करना है, हमें अपनी फैमिली लाइफ में ये चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में हम प्रमोशंस चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, अगर स्टूडेंट है तो अच्छे मार्क्स चाहता होगा, तो हम यहाँ हैं और हम जाना यहाँ चाहते हैं, तो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो गैप्स होते हैं, गोल होता है पर गोल होता है, करेक्ट। तो वो हम सही अप्रोच के साथ अगर आगे बढ़ें, सही क्लैरिटी के साथ, सही इंटेंशन के साथ, सही मतलब अपने आप के साथ कनेक्ट करते हुए, तो आई थिंक चीज़ें बहुत एफर्टलेस हो जाती हैं और बहुत स्मूथ हो जाती है वो जर्नी, मतलब जिसमें आप एकदम पीसफुल फील कर रहे होते हो कि आप सब कुछ अचीव भी कर रहे हो और साथ ही आपको वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि वो जो भगवद गीता में भी लिखा है कि मतलब आप मतलब माया मोह में रहते हुए भी आप अटैच हो, लेकिन फिर भी आप महसूस कर सकते हो कि दिस इज ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एंड अल्टीमेटली देयर इज समथिंग बिगर ट्रुथ। मतलब कर्म तो आपको करना ही है, पर उस कर्म से अटैच नहीं होना है। गीता यही चीज सिखाती है कि हम जहाँ पर भी हैं, जो भी है, वो हमारा धर्म है, हमें करना ही है, पर उससे अपने आप को नहीं करना है, वो करना है कि वो जो करता है वो ईश्वर ही कर रहा होता है। तो यही बहुत सारी डीपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो हम सबको आती है किसी ना किसी फेज में। ये जो मदरहुड के बाद जर्नी स्टार्ट हुई, राइट। तो ये मुझे मदरहुड के टाइम पर बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई, और फिर जब मैंने औरों को देखा कि मतलब मैं क्यों इतना अच्छे से कर पाई, तो मुझे बहुत सारे रीजंस मिले कि है ना, एक्चुअल में तो ऊपर से तो हम जैसे मदर्स को सिखा देते हैं कि है ना, मतलब स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो आप पूछोगे कि मैम आपने ये प्रेगनेंसी वेलनेस क्यों चूज़ किया, या आपने अपनी जर्नी, मैंने इनफैक्ट स्टार्ट ही यहीं से करी जब मैंने गर्भ संस्कार सिखाना शुरू किया, कि मुझे लगता था कि हम सिर्फ ऊपर से तो बहुत सारी चीज़ें बात कर लेते हैं कि है ना, ठीक से खाओ, ठीक से मतलब अच्छा खाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, बट इमोशनल और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में हम कितना काम कर रहे हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। एंड क्योंकि मुझे शायद बचपन से ही, या मतलब जब से मैंने समझा अपने आप को कि मुझे ना चीज़ों को जड़ से ठीक करने की आदत है, और मैं हमेशा किसी भी चीज़ की जड़ तक, यार अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको देखूंगी कि उसका रूट कॉज क्या है। एंड इसीलिए शायद जब मैं समाज में या अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में जब देखती थी कि ना इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने कंप्लेंट्स कर रहे हैं, चाहे न्यूज़ चैनल्स खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, मैगजीन्स खोलो, मतलब हर जगह सब लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, और अगर सोल्यूशन की बात भी कर रहा है तो भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तब मुझे कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आई, रियलाइजेशन हुआ कि ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो आप कैसे ट्रीट करते हो, मतलब राइट। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट, अब हम सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकते, हम समाज को बदलने चले, और यू नो हर कोई अपने अपने रोल में अपना अपना योगदान दे रहा है, जो भी जिस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि एज अ वुमेन, एज अ मदर्स में बेसिकली वो एक सुपर पावर होती है जी, ठीक है। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें रियलाइज़ हो गया है कि मतलब जो विमेन में जो औरत शक्ति, जो नारी शक्ति है, वो उसमें वो पावर है कि वो अपने साथ साथ अपने घर का एंड अपनी फैमिली का, अपने समाज का एक नींव रखती है, जो कि आने वाले समय में मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, वो प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए शायद मैंने मेरी अंदर से मुझे ऐसा फील हुआ कि दिस इज द एरिया वेयर आई शुड वर्क अपॉन, कि रूट कॉज होता है माँ के गर्भ से शुरू। ओके तो कहीं ना जब कहीं बच्चा ग्रो कर रहा होता है, राइट, जन्म लेने वाला होता है, उसी टाइम पे अगर हम उस चीज को सही कर दें तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एब्सोल्युटली ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का 80% 80% ब्रेन डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही हो जाता है। उस टाइम पे अगर वो अपने आप को लोनली फील कर रही है या मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, तो जैसे आजकल मैंने ऐसे सुना भी बहुत है कि जितने बच्चे ऑटिज्म से शिकार होते हैं, उनका 90% प्रॉब्लम मदर के गर्भ में ही हुआ होता है, टाइम पर ही। एब्सोल्युटली। तो ये हमें जो लगता है ना कि प्रॉब्लम्स ये है,
प्रॉब्लम हम जैसे अभी आज की हम प्रॉब्लम बोलेंगे कि सोशल मीडिया है, या फिर मतलब आज बहुत एक्सपोजर है, इम्प्योरिटीज़ है खाने में, कोई मतलब लोग अपना जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं रह रहे हैं, या फिर उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, या फिर वो वर्किंग मदर्स हैं, इतने सारे हम रीजंस दे देंगे, लेकिन हम उसके साथ साथ हम वही रूट कॉज पे नहीं जाते हैं कि वो सब चीज़ें तो हैं, लेकिन रूट कॉज क्या है, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। आज के चाहे मदर्स हों, चाहे फादर्स हों, चाहे बच्चे हों, मतलब ओवरऑल इंडिविजुअल्स जो समाज के हमारे हैं, मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आप और हम जैसे हैं जो हम इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपने आप को ग्रो करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं। एक होता है ना ऑटो पायलट मोड में कि समाज ने कंडीशनिंग कर दी कि है ना इस एज में 10th हो जाना चाहिए, इस एज में 12th हो जाना चाहिए, स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, डिग्री लेना है, नौकरी लेना है, शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, एंड इट्स डन। ठीक है, तो हम वो एक फिक्स उस पे तो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसके पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि वो समाज के नियम कायदे कानून जो बनाए थे वो किस उससे बनाए थे, किस पर्पस के साथ बनाए थे, क्या उसके पीछे रीजंस थे। तो जब साइंस और अवेयरनेस के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, दोनों को बैलेंस करके, तो वो जो आधी अधूरी नॉलेज पास ऑन हो रही है जनरेशन को, वो गैप क्रिएट कर रही है सबकी लाइफ में। तो आप इस गैप को कैसे फुलफिल करते हो? राइट, तो हम इसको ऐसे फुलफिल करते हैं कि पहले तो हम खुद से शुरू करते हैं। हम समझाते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं है, उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, आइसबर्ग, जो कि जाता है कहीं ना कहीं जब आप खुद अपनी माँ के गर्भ में थे, या फिर आपकी चाइल्डहुड कैसा था, या फिर आपके जो भी ओवर द इयर्स आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, वो सब क्यूमुलेटिव इफेक्ट की तरह आपको शेप करते हैं, आपकी प्रेजेंट लाइफ को शेप करते हैं। राइट, अब आज जो हम प्रेजेंट में करेंगे वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। राइट, तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही जब हम इसको बोलते हैं कि तो आपको बेसिकली अपने ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए। अब हम इसका मतलब क्या, अपने ऊपर काम करना का मतलब है कि आपको फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आइडेंटिफाई करना। बोलते ना जब से जागो तभी सवेरा, तो आपको रियलाइज ही तब जब हो गया कि नहीं, कुछ तो है जो हमारे अंदर मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, आई कैन डू मच बेटर, या ये मुझे चाहिए या ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप की लाइफ चाहिए या इस टाइप की लाइफ नहीं चाहिए। तो जब वो धीरे धीरे अवेयरनेस आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, क्लैरिटी आती है, तब आपका वो मतलब एक तरीके से एक बलबॉन मोमेंट होता है, एंड यू डिसाइड कि नहीं, आई नीड टू चेंज, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे चीज़ें ठीक करनी है, मुझे दूसरों पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे अपने इमोशंस, अपना इमोशनल कंट्रोल या अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। क्योंकि आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रखा है, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से ही चलोगे। राइट, अब अगर आपका रिमोट कंट्रोल आपके पास रहेगा तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं कि कोई क्लाइंट आपके पास आया हो और उसकी लाइफ में ऐसा हुआ और आपने क्या चेंज किया, तो वो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। कोचिंग सेशंस होते हैं जिसमें कि हम उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको वो स्टक फील कर रहे हैं, या फिर उनको वो क्लैरिटी नहीं है। तो बेसिकली क्लैरिटी, करेज और कंसिस्टेंसी, इन 3 कैटेगरीज में हम उनकी ओवरऑल लाइफ के जो प्रेजेंट स्टेटस होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड यहाँ पर हम काम करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट्स जो आप। तो आप उनके पैटर्न्स चेंज करते हो जो उन्होंने बचपन से लेके आज तक अपने जीवन में एक माइंडसेट और पैटर्न बना लिया है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मनी मैनिफेस्टेशंस में ऐसा ही बताया जाता है कि मनी को लेके जो पैटर्न आपने बचपन से बना लिए हैं, उसको दूर करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं। वैसे ही लाइफ में इमोशन पैटर्न तो हम न्यूरोसाइंस की हेल्प लेते हैं, EFT टैपिंग की हेल्प लेते हैं, मैनिफेस्टेशन की हेल्प लेते हैं। हम ये सारे मोडालिटीज को उस माइंडफुलनेस की कंक्लूड करके, एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर्ड अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम कॉल्ड ब्रिज द गैप प्रोग्राम, ओके, जिसमें कि ये सारे मॉड्यूल्स कवर करके, एंड देन वी टेक देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन विच वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है
वो दे देमसेल्फ फील द ट्रांसफॉर्मेशन एंड दे फील द पावर. वो जो एम्पावरिंग होता है ना कि हम फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हाँ दिस इज वेयर आई एम, वी आर हेडिंग. और एक सेंस ऑफ मतलब एक इनविजिबल बोलो या वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें फील होता है कि हम अलाइंड है जब आपकी सारी चीजें अपने आप हो रही होती हैं. आपने अभी सोचा कि आपका चाइनीज खाने का मन हो रहा है एंड शाम को आपके किसी फ्रेंड ने बोला कि चलो चाइनीज खाने चलते हैं. आपका अचानक से मन हुआ कि उस फ्रेंड से बात करनी है एंड उसका कॉल आ गया. ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे. अभी इनफैक्ट मेरे 7 साल के बेटे ने अपनी ड्रीम कार इनफैक्ट मैनिफेस्ट करी जो 6 मंथ्स में. सो यू सी कि चीजें अपने आप होने लगती हैं. ओके तो ये है ना इमोशनल चीजों को कनेक्ट करके या पैटर्न्स को दूर करके आप करते हो. राइट. तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं basically. जैसे अभी दुनिया में चल रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, पर इमोशनल इंटेलिजेंसी पे कोई बात नहीं कर रहा है. करेक्ट. तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? सो पहली बात तो हम फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना. ठीक है. फिर सेकंड स्टेप है उसको मतलब उसको ऑब्जर्व करना कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है एंड उसको आप कैसे उसका कैसे किस तरीके का सोल्यूशन फिक्स होगा. अब जैसे मतलब BMW का टायर आप मारुति में फिक्स नहीं कर सकते हो, राइट. तो ऐसे ही हमको इट इज हाईली कस्टमाइज्ड बट इट इज लाइक भगवत गीता, सबके लिए सेम है. बस उसकी अप्रोच, उसका पर्सपेक्टिव, उसकी मतलब उसके लेवल पे जाकर मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के या जो भी है तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग आना वो इम्पॉर्टेंट है. तो हम उसको उनके लेवल पे जाके उनके लाइफ पैटर्न्स, उनके बिलीफ सिस्टम्स, उनके ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं. देन वी लेट देम नो कि दिस इज वेयर इट इज. देन वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. अभी होता क्या है ना कि बहुत सारा नॉलेज है यूट्यूब पे, बहुत सारा नॉलेज है, बुक्स हैं, कंटेंट है, लेकिन जब इंसान लाइव एक्सपीरियंसेस से समझता है, सीखता है, तो वो परमानेंट होता है. परमानेंट. अभी भी कोई मोटिवेशनल स्पीच मतलब काफ़ी लोग हो सकता है ये वीडियो देखकर भी ऐसा सोचे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हम इसका ये सोल्यूशन ले लेंगे. या फिर मुझे अपनी हैबिट बिल्डिंग करनी है, मैं सुबह वॉक करने जा रहा हूँ तो मैं कल से डेली अलार्म लगाऊंगा, 5 बजे उठूंगा, वॉक पे जाऊंगा. लेकिन होता क्या है उसके पीछे आपकी जो इतने महीनों की प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है कि नहीं यार मैं तो हमेशा ही गिव अप कर देता हूँ, मैं 2 दिन से 4 दिन से ज्यादा कोई भी हैबिट बना ही नहीं पाता हूँ, या मैं ऐसा ही हूँ. यू सी, तो वो अपने आप को क्या स्टोरीज बोल रहे हैं. सो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम वी चेंज देयर बिलीफ सिस्टम. ठीक है. सो अलॉन्ग विथ सारे मोडालिटीज जो को हम यूज करके एंड देन वी चेंज देयर बिलीफ सिस्टम एंड वी ब्रिंग देम ऑन द ट्रैक. बेसिकली एक होता है ना, तो वो उसके लिए हमेशा कोई ना कोई आपको सामने से चाहिए होता है जो आपको मिरर करे, जो आपको दिखाए, आईना दिखाए कि दिस इज वेयर यू आर, दिस इज वेयर आप यहाँ हो और आपको यहाँ जाना है एंड दिस इज द पाथ यू हैव. चलना आपको खुद ही पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी. एंड स्पेशली मदर्स के साथ तो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो इतने सारे रोल्स प्ले कर रही होती हैं. तो उन्होंने अगर अपनी लाइफ सही कर ली तो ऑटोमेटिकली पूरे घर की, पूरी फैमिली की, बिकॉज मदर्स एनर्जी डिसाइड्स द एनर्जी ऑफ द एंटायर हाउस. क्योंकि जो एक फीमेल अपने ऊपर अप्लाई करती है, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ घर की जो मेन लेडी होती है ना उसी के साथ वर्क करते हैं. वो घर में किसी और मेंबर के साथ काम नहीं करते हैं. वो लाइफ कोचिंग करते हैं या मोटिवेशन करते हैं वो घर के मेंबर से, क्योंकि खाना भी वही सुबह बनाते हैं तो वो जो खुद खाएंगे वही सब खाएंगे, तो वो हेल्दी फूड की बात है, तो वो जो फीमेल करेगी वो ही करेंगे. इसीलिए घर की मेन फीमेल अगर किसी चीज को मोटिवेट करती है तो वो प्रॉपरली सारी चीजों को कर पाते हैं. एब्सोल्युटली. और इसीलिए शायद हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, हमारे मतलब औरत को एक नारी शक्ति देवी माना गया है. वो इसीलिए क्योंकि वो पावर होल्ड करती है, उसके पास वो सब चीजें हैं कि वो चाहे तो, बोलते ना एक औरत चाहे तो घर को बना दे, बिगाड़ दे, एंड लक्ष्मी आ गई. जैसे आपने भी क्योंकि मदरहुड में आने के बाद ही आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोची, मुझे वो पर्पस दिखाई दिया कि मैं ये कमियां अपने बच्चों में पास ऑन नहीं करूंगी.
तब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तब मैंने अपना चार्ज अपने हाथ में लिया. दैट्स वेयर आई टुक माई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई थाट्स, ऑफ माई फीलिंग्स, ऑफ माई एक्शन, ऑफ माई बिहेवियर. कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ द वे, आई कांट, दिस इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी. तो ये नॉन नेगोशिएबल है. एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन डू दिस, तो वाई नॉट अदर्स. तो आपने अभी तक कितने लोगों की लाइफ चेंज करी होगी ऐसे? ऐसे तो स्टैटिस्टिक्स में जाएं तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 और सो. आप कब से कर रहे हो ये? 7 ईयर से? यस, अभी मेरा बेटा 7 इयर्स का है. लेकिन हाँ, प्रोफेशनली आई स्टार्टेड डूइंग लाइक व्हेन, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब वे हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है थोड़ा. सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड डूइंग. उसके पहले से मैं हमेशा से ही मैंने पहले भी आई थिंक कहीं बोला है कि मुझे मैं अपनी एज से थोड़ा आगे ही थी. Okay. तो मुझे हमेशा दादी अम्मा का ही टैग मिलता था कि है ना, ये तो मतलब अपनी एज से ज़्यादा ही बातें करती है, समझती है, बोलती है. तो दिस इज़ वेयर आई थॉट कि यस, इट्स गुड इनफ. बिकॉज आपकी लाइफ में आपको रियलाइज़ होता है कि आपका पर्पज़ आपको जब क्लैरिटी के साथ समझ में आता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें अलाइन होने लग जाती है. आप मदरहुड के बाद आपको शायद नो जजमेंट एट ऑल, बट काफ़ी लोग हैं जो मतलब अपनी जॉब छोड़ते हैं, अपना करियर थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं, एंड दे प्रायोरिटाइज देयर फैमिली लाइफ, क्योंकि उनको उनका वैल्यू सिस्टम वो है. तो हम कई बार हम ये जज करना शुरू कर देते हैं कि कुछ वर्किंग मदर्स हैं, न्यूबॉर्न, मेरे पास बहुत सारे, मेरे कम्युनिटी में न्यू मॉम्स हैं जिनके आए दिन ये क्वेरी रहती है कि है ना, हम काम करना चाहते हैं, हमें वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, या फिर हमें वी आर फीलिंग स्टक. तो और कुछ है जो वो बहुत खुशी कि वी नो दिस अभी हमारे बेबी को हमारी ज़रूरत है, सो वी आर पुटिंग आवर करियर ऑन होल्ड. ठीक है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस, और बहुत सारा एक अलग ही डिस्कशन है वो. लेकिन अगर हम यही चीज़ हम अवेयरनेस के साथ एक एक माइंडफुलनेस के साथ चूज़ करते हैं, तो हमें उसकी रिग्रेट नहीं होती है. राइट. और जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट जा रहे होते हैं कि आपका मन तो ये कर रहा है लेकिन आपको फोर्सफुली वो करना पड़ रहा है, तो फिर वो सब चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके ट्रिगर्स, आपको वो इफेक्ट होंगे. राइट. जैसे कि मैं उसी चीज़ पे आ रही थी कि बहुत सारी मदर्स होती हैं जो जॉब पे जाती हैं, क्योंकि उनको 6 मंथ्स का लीव मिलता है, उसके बाद वो जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, और उनको जाना पड़ता है, तो वो बहुत सारा गिल्टी फील कर रही होती हैं. कुछ लोग अपने बच्चों के साथ रह के बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, पर उनको अगर कहीं जाना है तो वो बहुत गिल्टी फील कर रहे होते हैं. तो उस इमोशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है? ओके, तो गिल्ट अपने आप में भी है ना, हमने गिल्ट को वैसे एक नेगेटिव इमोशन की तरह मान लिया है, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि 2 टाइप के गिल्ट्स होते हैं, एक गुड गिल्ट और एक बैड गिल्ट. ओके, ठीक है. तो अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको बैड गिल्ट फील हो रहा है और आप वो रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, सो देन इट इज़ लाइक कि आपने अपना लेसन ले लिया, वो एक गलती हो गई एंड यू शुड नॉट रिपीट इट. अब गुड गिल्ट है कि आपको थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हो. अभी आपको पता है कि अब जैसे एकदम न्यूबॉर्न मदर्स हैं, तो उनको 6 मंथ्स तक एनी हाउ बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा कुछ और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है उसका, सिर्फ मदर्स मिल्क है, तो नेचुरल सी बात है. अब 6 मंथ्स के बाद व्हेन मदर स्टार्ट्स स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, सोशल मीटिंग, गैदरिंग्स, या फिर अपना रिज्यूमिंग हर वर्क और प्रोफेशन, तो उनके अंदर, क्योंकि वो उन्होंने इतने महीने तक अपने बेबी के साथ थे, ठीक है, अब उनको वो लग रहा है कि मुझे अपने बच्चे को मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आई हैव टू गो आउट एंड डू माई जॉब और आई हैव टू अर्न बेसिकली. राइट. तो वो उनका क्या वैल्यू सिस्टम है. तो उस टाइम पर जब उनको गिल्ट आती है, तो उन्होंने अगर ये सारे डिसीजंस, ये सारा मतलब जो भी उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है या नहीं करना है, तो वो उन्होंने अगर कॉन्शियसली लिया होगा तो उनको कभी भी वो गिल्ट नहीं आएगी. उनको सिर्फ ये आएगा कि हाँ, जब सैटरडे संडे है मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी अपने बेबी के साथ. मैं अगर काम से आने के बाद मैं मैं अपना पूरा टाइम फोकस सिर्फ और सिर्फ बेबी को दूंगी. सो यू सी कि वो ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज बना लेंगी. और अगर यही चीज़ हम, बिकॉज ये जो गिल्ट है, शेम है, या फिर है ना, हमें सोसाइटी शेम करने लग जाएगी. सोसाइटी तो पहली बात कभी भी फुल वो नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं होती है. काम करेंगे तो बोलेंगे कि काम क्यों कर रहे हो, अपने बच्चे को देखो. और अगर
घर पे रहो तो घर पे रहेंगे तो सो यू डोंट हैव टू, आपको सिर्फ अपना देखना है कि आपका क्या वैल्यू सिस्टम है, आपकी फैमिली का क्या वैल्यू सिस्टम है, आपका और आपके हस्बैंड के साथ आपका क्या बॉन्डिंग है, क्या मतलब आपके फैमिली के वैल्यूज़ हैं जिस पे आप चलते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर, उस मोमेंट के, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक द कॉल। तो यही जो मैं गैप्स की बात कर रही हूँ ना, यही इस टाइप के बहुत सारे गैप्स होते हैं हमारी लाइफ में, और अगर हम इनको प्रॉपर मेथड्स, प्रॉपर मेथडोलॉजी उसके साथ आगे बढ़े ना, कि हम अवेयरनेस के साथ उसको ट्रीट करके, उसको नॉलेज के साथ, अपने ट्रिगर्स, अपने इमोशनल हीलिंग, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत आराम से स्मूथली हैंडल हो जाएगी। एंड इनफैक्ट आपको लगेगा कि अपने आप ही है ना, जैसे ही आप किसी चीज़ का रेजिस्टेंस ओवरकम करते हो ना, असिस्टेंस आ जाता है। तो वैसे ही आपको एक अच्छा शायद सपोर्ट सिस्टम मिलने लग जाएगा, आपको एक अच्छे घर में हाउस हेल्प बहुत अच्छे मिलने लग जाएंगे, एंड एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिक। तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत है या कुछ सही है, हमने किस तरीके का हमने चश्मा पहना है, उसी से हमें वो सही गलत दिखाई देता है। तो अपने नज़रिए से उसको देखना है, चेंज करना है, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि आजकल जैसे मैं बात करूं कि 2000 बॉर्न के बाद जितने भी चाइल्ड हो या हम हो, कोई भी हो, हम लोग गैजेट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक घर में जब 10 लोग बैठे भी होते हैं तो सब अपने अपने फ़ोन पर होते हैं, तो इमोशनल कनेक्ट वहाँ पर भी नहीं है। Correct. ये तो हम मदरहुड की और वो सब बातें कर रहे हैं, पर मैं जनरलाइज भी करना चाहूँ तो 2000 के बाद ऐसा सिनेरियो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि घर में अगर 4 मेंबर भी हैं तो एक साथ बैठे हैं तो भी सब अपने अपने फ़ोन पर है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, तो वो भी इमोशनल कनेक्ट बहुत कम कर देता है। एब्सोल्युटली। एंड ये एक ग्लोबल पैंडमिक है कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम ग्लोबली एडवांस हो रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट हम इमोशनल इंटेलिजेंस के एरिया में अंडर डेवलप्ड है। क्योंकि बच्चे बेसिकली क्या होते हैं कि वो अपने घर पे रह रहे फैमिली मेम्बर्स को ही रोल मॉडल करते हैं, एंड स्पेशली मदर एंड फादर। तो उन्होंने जो देखा वो वही कॉपी कर रहे हैं। सिंपल। बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि खुद पे काम करना शुरू करो। मैं मेरे कम्युनिटी में सारी मदर्स को मैं यही बोलती हूँ कि पहले खुद पे काम करना शुरू करना है हमें। एंड आई एक्सप्लेन देम कि व्हाई, बिकॉज आप ही रोल मॉडल कर रहे हो अपने बच्चों को। तो अगर आप ही फ़ोन देख रहे हो, आप ही अपने आप को ध्यान नहीं रख रहे, आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो रहे हो, आप हर चीज़ों पे रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, आप खुद अपने आसपास का जो भी कचरा आ रहा है और आप अंदर ले रहे हो, है ना, तो आपने कभी अपने आप को हील किया ही नहीं, आप बस आगे बढ़ रहे हो। तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? क्यूमुलेटिव इफेक्ट यही होता है कि आप अल्टीमेटली अपने बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हो, या फिर अपने हस्बैंड पे निकाल रहे होते हो, या अपने इन लॉज पे चिल्ला रहे होते हो, या फिर वो आपका गुस्सा आपके वर्क फ्रंट पे दिखता है। तो इट डिपेंड्स। तो कहीं ना कहीं आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इट मेकिंग मी डू ऑल ऑफ दिस। तो जब हम एक एक करके वो सारे, एक होता है ना, जैसे हमें एक बहुत सुंदर गार्डन लगाना है तो पहले हम एक एक वीड्स निकालते हैं। तो इसी तरह हमारी लाइफ में ओवर द इयर्स हम बहुत सारी चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं जो हमें अब ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विच डोंट सर्व अस, इट शुड बी रिमूव्ड लाइक द वीड। तो हमें उसकी तरह हमें वो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको हील करना है, सो दैट यू आर एबल टू टेक बैक द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी। जैसे आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले कोई भी इमोशनल वेलनेस पर या मेंटल हेल्थ पर बात ही नहीं करता था। ये अभी 15 साल में ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो हमारी जनरेशन्स हैं वो भी इस टाइम पीरियड से गुजर रही होती थी और ये सारी चीज़ें हो रही होती थी, पर हम ये मेंटल हेल्थ और वेलनेस पर अभी रिसेंटली 15-20 साल से ज़्यादा क्यों बात करते हैं, या हम ये फील भी करते हैं? करेक्ट। क्योंकि पहले के लोग ये सब चीजें फील ही नहीं करते थे, क्योंकि है ना, पहले के लोग है ना, दे वर कनेक्टेड। आपने अगर देखा होगा कि शायद पहले के लोगों के पास इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं था।
इतना अटेंशन स्पैन वाली प्रॉब्लम नहीं थी। उनको कभी भी इतने मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं हुए। हाँ, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे चीजें देखी हैं और लोग अवेयर भी हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि B12 भी होता है, D3 भी होता है, बहुत सारी चीजें पता पड़ी हैं हमें। और अभी ही कमी होती है क्या? आज से 20 साल पहले B12 नहीं कम होता था? क्योंकि तब भी लोग जो वेजिटेरियन है तो उनको वो इशू होना चाहिए ना, पर अभी वो प्रॉब्लम्स बहुत हाईलाइटेड है। ऐसे ही मेंटल हेल्थ और वेलनेस वाले पर भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये फील कर रहे हैं। तो ये नहीं, हम कर नहीं रहे हैं। इट इज कि पहले ये सब प्रॉब्लम्स उस लेवल पे थी ही नहीं कि उसको उस पे कोई एक्शन लिया जाए। ठीक है। और हमें पता था अच्छे से कि पहली बात तो हमारा जो कल्चर और हमारी सिविलाइजेशन, स्पेशली इंडियंस की, तो जो हम बोलते हैं ना कि बहुत ही साइंटिफिक था। ठीक है। पहले के टाइम पर था तांबे के ग्लास में पानी पीना। ठीक है। पहले के टाइम पर था कि मतलब खाना फ्रेश बनता था, 1-2 घंटे में बनता था, तुरंत खाया जाता था। राइट। सो आपको पता है अच्छे से कि है ना, वो सारे जो हमने अच्छी हैबिट्स थी टाइम के साथ, वो हमने कहीं ना कहीं अडेप्टेशन, मॉडर्न एडवांसमेंट, नीड ऑफ द आवर, मॉडर्नाइजेशन, या फिर फास्ट पेस वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया। फैमिली भी बहुत न्यूक्लियर हो गई है। बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर हम होलिस्टिक वेलनेस की तरफ आगे बढ़ें तो हमें रियलाइज होगा कि अब परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन तो होता रहेगा, बट हमने उस परिवर्तन के साथ साथ क्या अच्छी हैबिट्स इंकलकेट करी, क्या हमने अपने आप को हमने जाना। भाई हम अगर हम अपनी धरती से कनेक्टेड रहेंगे, अपने वैल्यू सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपने अपने जो हमारे संस्कार हैं या जो हमें पास ऑन हुए हैं ओवर द एजेस, लेकिन हमने उनको बिना समझे, कुछ समझा रख लिया, कुछ नहीं समझा छोड़ दिया। तो हमने वो सब चीजें, वो सब बहुत साइंटिफिक थी। तांबे के ग्लास में पानी पीना साइंटिफिक था कि है ना, सुबह उठ के वार्म वाटर पीना है। साइंटिफिक था ग्राउंडिंग, नंगे पैर चलना। अब आजकल तो जापान में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप जंगल में जाओ, पेड़ को हग करो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज सुसाइड रेट्स बहुत स्ट्राइक कर रहे थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल ऑफ दिस। तो मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी पे भी काम करते हो? एब्सोल्युटली, क्योंकि है ना, मैं होलिस्टिक वेलनेस पे काम करती हूँ। सो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो वो लोग आपको चूज कैसे करते हैं? मतलब चूज कैसे करते हैं, मतलब हाउ डू आई गेट द क्लाइंट्स, यू मीन? सो बेसिकली आप जैसे लोग भी हैं, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ भी है, प्लस रिजल्ट स्पीक। तो अभी तक तो मेरा मानना है कि जिसको मेरी जरूरत है वो अपने आप पहुंच ही जाता है। सो व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, द टीचर अपीयर्स। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम अकाउंट है, सोशल मीडिया है, एड्स रन होते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर. So anyone can reach out to me, and in fact with the help of your platform, maybe we'll share a link in which they can reach out to me and sign up for my various programs. आपकी लाइफ का मेन पर्पस क्या है आज की तारीख में? So आज की तारीख में मेरा पर्पस है कि मैं विमेंस को और हमारी सोसाइटी के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को है ना, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, एम्पावर करना चाहती हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न्स को वो खुद ही आइडेंटिफाई कर सके। एंड वो जब भी अपने आप को आउट ऑफ, मतलब वो खुद इतने एम्पावर्ड हो जाएं कि दे नो हाउ टू बाउंस बैक, दे नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, दे नो हाउ टू ओवरकम ब्लेम, कंप्लेन एंड जो दुनिया की नॉइस है उससे बाहर आना। तो जो हमें नॉलेज पास ऑन नहीं हुई है वो शायद आज के टाइम पर, नॉट ओनली मी, मेरे जैसे कई ऐसे कोचेज़ हैं, थेरेपिस्ट हैं और जो हीलर्स हैं या जो भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सब यही सोचते हैं कि हम इस दुनिया को और बेटर कैसे बनाएं। सो बेसिकली क्योंकि वो शुरुआत हमसे ही होती है। वो होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो हम सब कुछ है हमारे अंदर ऑलरेडी। इट्स जस्ट वी हैव टू टैप इनटू द राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन टू एम्बॉडी, उसको हमें
पहचानना है कि हम हैं उस परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं जो कि एक्चुअली में सब बेस्ट चाहता है, लेकिन वो उसके ऊपर तो ना जैसे आईने के ऊपर धूल लग जाती है, तो अब उस धूल को मिटाकर हमें वी हैव टू सी द ट्रू सेल्फ। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए सेल्फ को खुद को क्या करना चाहिए? मतलब एक तो आपका प्रोग्राम कोई ज्वाइन करता है, आप उसको बिल्कुल रूट कॉज से करके करते हो, पर कोई खुद पर अगर काम करना चाहता है तो आप क्या सजेशन करते हो कि किस तरीके का प्रोग्राम होता है, या आप करते हो या सेल्फ करना चाहे तो क्या होता है वो? ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ हम कितनी अवेयरनेस के साथ अपने इमोशंस को हैंडल करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस कि हम आए दिन क्या होता है ना कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमने उस पर उसका जवाब दे दिया, रिएक्ट कर दिया। अब यही चीज़ अगर दूसरे सिनेरियो में हम सोच समझ कर एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह उसको हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोल जाते हैं, कर जाते हैं और फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं, तो वो हम सोचते हैं कि यार काश हमने बेटर तरीके से उसको जवाब दिया होता, या तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। या फिर हम कोई ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं या हम ऐसे चैलेंजेस में होते हैं, तो आप एक्चुअली में अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो उस समय वो मैटर करता है। सो इसके लिए मैं एक अवेयर फ्रेमवर्क देती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। सो AWARE, सो A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, मतलब उस मोमेंट में उसको कैच करना, आइडेंटिफाई करना कि ये मुझे जवाब देना है कि नहीं देना। हाँ। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप माइंडफुली अगर प्रेजेंट हो ना, तो आप किसी भी चीज़ को कैच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ बैठे हैं, आपको एक थॉट आया कि मुझे रात को डिनर में क्या बनाना है, ठीक है, तो वो थॉट आया और चला गया, लेकिन आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे वो थॉट आया, ठीक है। तो इसका मतलब आपने उसका सेकेंड स्टेप क्या किया, उसको विटनेस किया। पहले उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसको W स्टैंड्स फॉर विटनेसिंग, मतलब उसको ऑब्जर्व करना। फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया कि अच्छा मुझे ये क्यों आया, ठीक है, मैं तो अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं तो अभी इंटरव्यू में हूँ, सो आई शुड हैव बीन फिजिकली मेंटली प्रेजेंट हियर, है ना। तो इसका मतलब आपने उसको ऑब्जर्व किया, उसको अंडरस्टैंड किया, ओके। फिर आपने थर्ड स्टेप क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट AWA, सो थर्ड A स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टिंग। तो आपने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके, हो सकता है मुझे ज्यादा प्रोटेक्टेड हूँ फैमिली को लेकर, राइट, हो सकता है कि हमें थोड़ा सा अच्छे से प्लान करने का है, या गेस्ट आने वाले होंगे या कुछ भी, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस थॉट को कि इट्स ओके। अब इसी जगह अगर हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाएगा वो थॉट, ओके, राइट। कुछ टाइम बाद वो आपको, क्योंकि हम जिस चीज को जितना डिसीजन ही नहीं ले पाया कि अब उसमें करना क्या था मुझे, तो इसीलिए तो हमने उस चीज को रेजिस्ट किया कि भाई कोई चीज नॉर्मल है, नेचुरल है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, थॉट्स आएंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 थॉट्स कम इन अ डे। एक दिन में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 70 से 80 हजार थॉट्स आते हैं, और हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम ओवर थिंक करें। करेक्ट है ना। तो हमने उसको एक्सेप्ट करा, फिर हमने उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें उसको रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, कि उस पर क्या एक्शन लेना है, ठीक है। और फिर हमने उसको R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग, तो हमने उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसे रिस्पॉन्ड किया कि इट्स ओके, थॉट आया है, बट आई एम जस्ट पार्किंग दिस थॉट फॉर अ वाइल, मेरा अभी काम है यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में हम जो एंजॉय कर रहे हैं उसको, उस पर ध्यान देना। एंड फिर आपने अपने आप को व्हाट आपने दूसरा थॉट क्या अपने आप को दिया कि आपने उसको इनर, मतलब आपने जो सेल्फ टॉक करी, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया कि इट्स ओके, मैं इस कन्वर्सेशन के बाद आई विल थिंक कि खाने में क्या बनाना है, राइट। फिर आपने व्हाट डिड यू एक्चुअली डू, आपने E फॉर इवॉल्व, आपने उसको रिस्पॉन्ड करके इवॉल्व हुए, आपने उसको सोचा कि नहीं, आपने रीवायरिंग करी अपने न्यूरॉन्स की कि नहीं, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, आई विल इवॉल्व एंड ग्रो आउट ऑफ इट। ऐसे ही कोई भी थॉट आया कि फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी फ्रेंड ने किसी और फ्रेंड को चुगली कर दी,
ठीक है, तो हम सोचेंगे कि उसने ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो हमने, अगर हम ये अवेयर प्लेटफॉर्म जो हमारा फ्रेमवर्क है AWARE, कि पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था, आपने ऐसा क्यों सोचा, फिर आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया, फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, अब रिस्पॉन्ड क्या है कि भाई आपको उससे बात करनी है या उससे बात नहीं करनी है, रिश्ता रखना है नहीं रखना है, आपने कुछ भी अपनी समझदारी के साथ उसको रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया। मेरा जैसा इंटेलिजेंट आदमी तो हाथों हाथ फोन करके पूछ लेता है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो वही है। और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप लिया कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन क्या सोच रहा है, राइट, आई हैव टू फोकस ऑन माई प्रेजेंट मोमेंट। मैं अपना मूड क्यों खराब करूँ, मैं क्यों यू नो दिस थिंग है, और उसकी अपनी सोच है, उसका अपना वो है, तो आप इवॉल्व कर गए। ठीक है, और आपके पास चॉइस थी, आप बार बार सेम चीजें सोच सकते थे, परेशान होते रहते, राइट। तो आपको अपने आप को उस विशियस साइकिल से बाहर लाना है। आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है, इस AWARE फ्रेमवर्क से एक तरीके से फिल्टर करना है, एंड देन यू विल गेट योर दिस थिंग कि मुझे कहाँ पर इवॉल्व होने की ज़रूरत है, कहाँ पर ग्रो करने की ज़रूरत है। अब ये जो इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग वाला पार्ट होता है, वो बेसिकली हम अपने प्रोग्राम्स में यूजिंग वेरियस मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स, साइंटिफिक मेथड्स जो भी हैं, जो टाइम टेस्टेड हैं, जिन पे अच्छी रिसर्च हो चुकी है कि ऑल ऑफ दिस हाउ कैसे हमारे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू, और भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन मेथड्स है, EFT टैपिंग है, जहाँ भी जिस भी ज़रूरत, किसी को हीलिंग की ज़रूरत है तो इनर चाइल्ड हीलिंग करवाते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी कि हमें उसको इवॉल्व कैसे करना है, हमें उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, या फिर प्रॉब्लम भी नहीं है तो हम एक बेटर वर्जन कैसे बने, अपना ही बेटर वर्जन कैसे बना, अपने ही बेटर वर्जन, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है ना। दिस इज हाउ वी डू इट। कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को जो ये सुन रहे हैं। यस, क्लोजिंग स्टेटमेंट इज कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो जब आप अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने सपने, अपनी जिम्मेदारियों की, और अपने आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी ख्वाहिश हैं, आप सब चीज़ों की जिम्मेदारी अपनी खुद ही लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका बच्चा अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो उसकी भी आपने जिम्मेदारी, हाँ, आपकी एज अ पेरेंट जिम्मेदारी होगी कि भाई आपने कहाँ उसकी परवरिश में वो करी, या आपके घर में पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं या एज अ वुमेन है, तो आपको ये नहीं है कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सो दैट यू आर एबल टू प्रोसेस इट। क्योंकि आप जब अपनी एनर्जी, अपना अलाइनमेंट ठीक कर लोगे, आसपास के लोग अपने आप ही इवॉल्व हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगा। और स्पेशली हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे लव्ड वंस जिनसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करते हैं, वो नेचुरल सी बात है, वो आपके साथ ही रहने वाले हैं, आपके पास ही रहने वाले हैं, और वो खुद भी अपने आप को आपको देखकर सीखेंगे और ग्रो करेंगे। तो इसीलिए आपको अपनी ज़िम्मेदारी उठानी है कि मुझे अपने इमोशंस को, मुझे अपने ट्रॉमास को हील करना है, मेरे क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, मैं किन वजह से ऐसे रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, या क्या मुझे परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से आप जब अपने ऊपर फोकस करने लग जाएंगे, अपने माइंडफुली अपनी लाइफ पे, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या फैक्ट्स फिगर्स चल रहे हैं आज की तारीख में? अकॉर्डिंग टू WHO 1 in 8 पीपल, मतलब 8 में से 1 पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटली डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन या एंग्जाइटी। और इमोशनल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक ग्लोबल नेसेसिटी है। मतलब उसको एजुकेशन सिस्टम में, इनफैक्ट सोशियो इकोनॉमिक और सोशल एजुकेशन सिस्टम में भी, मतलब इसको इमोशनल रेगुलेशन के तौर पर, इसको लर्निंग के तौर पर लाया गया, SEL बोलते हैं उसको, which is introduced in schools and colleges also, universities and workplaces में भी, because वो need of the hour है। क्योंकि आज के टाइम पर एक ग्लोबल पैंडेमिक है कि लोग इमोशनली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, खुद से भी, अपने आसपास पे भी, और उसका रिजल्ट हमें
बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, और आए दिन न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ और सोशल मीडिया पे दिखता है कि इतने रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अच्छे अच्छे MBA किए हुए भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिस्कनेक्ट है, जो गैप्स हैं बेसिकली हमारी सोसाइटी में, वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है, क्योंकि लोग खुद से इमोशनली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, नम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, ये हमारे करिकुलम का पार्ट ही नहीं है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए शायद यूनेस्को है, WHO है, येल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन इमोशंस को कि कहाँ पर कमी हो रही है। सो येल यूनिवर्सिटी ने एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर प्लेटफॉर्म एंड प्रॉपर प्रोग्राम सेटअप किया है, जो कि स्कूल के और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अपने इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को ये सिखा पाएँ कि हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, हाउ टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस, कि रिएक्शन को रिस्पॉन्डिंग से कैसे करें, कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग को अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे रिप्लेस करें, मतलब अपनी पावर, अपने एम्पावरमेंट कैसे लें। तो ऑल ऑफ दिस इज़ अभी जो अवेयरनेस आ रही है, और ग्लोबली भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ टू बी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और हम देखते ही हैं आजकल जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, जो मतलब ट्रॉमास हैंडल नहीं हो पा रहा है, रिजेक्शंस लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, फेलियर्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनको अपने इमोशंस कैसे रेगुलेट करने हैं, कैसे प्रोसेस करना है, जो कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अचानक से अडल्टहुड में मतलब सरफेस नहीं हो जाती है। द रूट गोज़ बैक टू आवर चाइल्डहुड। तो आज के टाइम पर मेरा काम ही यही है कि मैं मदर्स को एम्पावर कर रही हूँ ताकि वो जो नींव रख रही है ना, वो सही तरीके से रखी जाए। वो एक बार ट्रैक पे आ गया तो आगे की जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। और यही जो अगर हमने आज के टाइम पर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या टॉडलर्स हैं, जो न्यू मॉम्स हैं, अगर उन्होंने इसको अवेयरनेस के साथ इस मोमेंट को और अपनी मदरहुड जर्नी को नहीं स्टार्ट किया, देखा देखी कि अच्छा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रील पे देखा था कि बच्चे को ऐसे इंगेज रखना है, तो वो पूरा टाइम इंगेज रख रही है। अब उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि वो स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए, कि जितना पूरा टाइम बच्चे को खिलौनों के साथ होना चाहिए, उसके साथ साथ बच्चे को बोर होना भी आना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो फ्री नहीं बैठ फिर पाएगा। वो करेक्ट, वो फ्री बैठ नहीं पाएगा, उसको अपने इमोशंस रेगुलेट करने का टाइम ही नहीं मिला ना। तो वही सेम बच्चा जब बड़े होने के बाद जब फॉर एग्जांपल उसको कोई रिजेक्शन मिला, या उसके मार्क्स कम आए, या उसके फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, तो वो प्रोसेस करना ही नहीं आता इमोशंस, क्योंकि उसका पूरा चाइल्डहुड क्या था, किसी ना किसी उससे इंगेज था। मतलब उसका इतना पैक्ड रूटीन था कि उसको अपने आप के साथ वो कनेक्शन कभी फील ही नहीं हुआ। वही सेम चीज़ है वो अडल्टहुड में कैरी कर रहा है, तो खाली नहीं बैठ पाता, उसको कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए उस टाइम पीरियड पे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इसीलिए इमोशनल रेगुलेशन, हाउ टू प्रोसेस योर इमोशंस, बच्चे को फील करना। अभी फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मेरे बेटे से किसी ने पूछा कि है ना आपको कैसा लगा क्लास, कोई डेमो क्लास थी, आजकल इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आपको क्लास कैसी लगी? उसने बोला गुड। हाउ आर यू? गुड। तो अब मुझे ये चीज़ क्लिक हुई कि आज के टाइम पर बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मतलब क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो उसकी वो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस हर चीज़ का आंसर गुड देना है। तो वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मुझे बस गुड बोलना है। अब गुड का मतलब क्या है, उसको एक्चुअल में क्या फील हो रहा है, तो वो बहुत सारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होगा, तभी उसको पता लगेगा कि दिस इज हु आई एम मेड अप ऑफ, है ना, कि मुझे कम अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा लगा, गुड है, नॉट गुड है, सैड है। तो ये सब चीज़ें एजुकेट करना, और ये सब कुछ घर से ही शुरू होता है, बिकॉज मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, और घर हमारा पहला स्कूल होता है। तो इसीलिए जब पेरेंट्स अवेयर होंगे, पेरेंट्स माइंडफुल होंगे, पेरेंट्स अपने आप के साथ कनेक्टेड होंगे, वही बच्चे को दिखेगा कि अच्छा, रोना बुरी बात नहीं है, एक्सप्रेस करना बुरी बात नहीं है, बस
एक कैसे करना है, और कब करना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, राइट। अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। ये नहीं कि उसने मुझे डांटा या उसने मुझे ऐसा किया, उसने ऐसे किया। वी कीप ऑन पिन पॉइंटिंग कि अगर वो नहीं होता तो ये होता, ऐसा होता। तो हम बहुत सारे अपने लाइफ में हम चीज़ों पे डालते रहते हैं कि आज मेरी शादी वहाँ हुई होती, या मेरा स्कूलिंग वहाँ हुआ होता, या मेरी नौकरी वहाँ लग गई होती। हम कितने सारे इंसिडेंसेस अपने लाइफ के ऐसे सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता तो वैसा होता। तो क्योंकि हमने उस समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली नहीं। हमने डिसीजंस, या ठीक है कुछ डिसीजंस नहीं थे हमारे हाथ में, लेकिन हमने अगर मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया होता उस सिचुएशन में, तो शायद हम आज रिग्रेट नहीं फील कर रहे होते। तो यही किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप अपने अवेयरनेस के साथ आप कैसे हैंडल कर रहे हो अपने इमोशंस को, रेगुलेट कर रहे हो, फील कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, how you are loving yourself, how you are loving your loved ones. So all of that holistically is emotional intelligence. थोड़ा सा आप मदर वाइफ फ्रेंड के बारे में भी बताएं हमें। So mother's vibe is basically all motherhood solutions under one roof. So मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो प्रेगनेंसी केयर के बारे में बात करती हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर होलिस्टिक वेलनेस की तरफ ध्यान दिया जाए। तो दैट्स वाई मुझे ये आइडिया आया और मैंने मदर्स वाइब क्रिएट किया कि किसी को भी कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, कि एक्सेप्ट मेडिकल ऑफ कोर्स, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ के अलावा, ताकि उनका होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट इन ऑल फेजेस ऑफ मदरहुड। सो हमारा P2P सॉल्यूशंस है। सो प्लानिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम एंड पेरेंटिंग, ताकि उनको किसी भी फेज ऑफ मदरहुड में दे शुड नॉट फील अलोन। तो जब ये कम्युनिटी में लर्निंग होती है, कम्युनिटी में ग्रोथ हो रही होती है ना, कि अच्छा उसकी भी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी भी ऐसी प्रॉब्लम है, अभी तक मैं सोची थी कि ये मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो जब हम कम्युनिटी लर्निंग की बात कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारा कंटेंट है, नॉलेज है, लेकिन अलाइन नहीं है। और हम ह्यूमंस को क्या चाहिए, वी आर ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ हम सोशल बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हमें प्यार, कनेक्ट, ये सब चीज़ें फील होती हैं, एंड दिस इज़ वेयर वी ग्रो, एंड स्पेशली विमेंस। तो विमेंस को चाहिए कनेक्शन, बॉन्डिंग, और हमें चाहिए कि हम एक साथ ग्रो करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, एंड दिस इज़ वेयर community learning, experiential learning comes in the picture. This is what mother's vibe is all about, कि आप motherhood के किसी भी एरिया में, किसी भी phases में हो, this is one platform, this is one community जो आपको समझती है और आपको पुश करती है आप अपना एक बेहतर वर्जन बने अपनी लाइफ में, जो ना कि सिर्फ आपके लिए बट ओवरऑल आपकी फैमिली और सोसाइटी और इनडायरेक्टली पूरा देश और समाज के लिए के निर्माण में काम करता है। मैम, ये जो आप करते हो ये आप अकेले नहीं करते होंगे, टीम होगी आपकी? एब्सोल्युटली। तो मैं पर्सनली आई टेक केयर ऑफ द इमोशनल वेलनेस, और जो गर्भ संस्कार हैं, ये 2 चीज़ें मैं खुद देखती हूँ। उसके अलावा हमारी टीम है जो कि प्लानिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रीनेटल योगा, एक प्रीनेटल योगा स्पेशलिस्ट ही करा सकती है, राइट। जो डाइटिशियन है वो डाइट से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो एक एक्सपर्ट डाइटिशियन ही दे सकती है। इसीलिए ये एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, आपका फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअलिटी, ये हम सारे तो आप डेवलपमेंट्स पे एक साथ कितनी है ये? सो अराउंड हमारी 8 से 10 टीम मेंबर्स हैं, जिसमें कि योगा इंस्ट्रक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, पोस्टपार्टम। अब पोस्टपार्टम का योगा अलग होगा, प्रीनेटल योगा अलग होगा। सो देयर आर डिफरेंट एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट मतलब प्रोग्राम्स एंड जो भी एरियाज हैं, हम उनको एक साथ देते हैं, सो दैट अगर आप खुद से आप जाओगे स्पेंड करने, तो आपको न्यूट्रिशनिस्ट को अलग देना पड़ेगा, योगा एक्सपर्ट को अलग देना पड़ेगा। फिर अगर आप इमोशनल वेलनेस के लिए आप चाहते हो कि मुझे
यू नो Inner आई एम नॉट child पे एबल work टू, करना है, इनर हाँ। चाइल्ड पे वर्क करना है, हीलिंग पे वर्क करना है। अभी प्रेगनेंसी का टाइम एक ऐसा होता है कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो जी, हमें पता मूड ही नहीं। स्विंग्स भी हो रहे हैं, Absolutely. हार्मोनल चेंज हो रहे होते Right. हैं, और आजकल हर कोई फैमिली वाला भी इतना प्रेशर अलग तरीके फैमिली वाला होता है। डायनेमिक्स को समझना, तो यही जो छोटे छोटे गैप्स है ना, कि उनको एक एक रोल से दूसरे रोल में जाने के लिए वो जो ट्रांजिशन है, वो मैं हम मदर्स वाइफ पूरी कोशिश करता है कि इतना स्मूथ हो, और आगे का विजन, उस विजन के साथ कि आपको आप खुद उस इतने केपेबल बनो कि यू नो हाउ टू बाउंस बैक, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ की, अब आपके घर में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा है तब एज एन एक्सपर्ट आई विल नॉट बी देयर, लेकिन जब मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया, या मैंने आपको पहले ही अलाइन कर दिया कि दिस इज मतलब आपको आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपकी टोनालिटी पे वर्क करना है, आपको अपने एनर्जी लेवल पे काम करना है, आपको आप क्या चाहते हो जब वहाँ बढ़ रहे हो, आपको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। सो वो सब चीज़ें जब हमने ऑलरेडी उनको सिखा रखी है, और वो उनको जब टाइम टू टाइम और हम डेली बेसिस पे उनको एकदम कम्युनिटी लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, दे आर सो थॉरली डेवलप्ड कि उनको पता है कि मुझे जब एक्चुअल में वो आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो कैसे उसको हैंडल करना है। सो इस चीज़ पे ही धीरे धीरे करके दे स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन एवरी डे। सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एक दिन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, लेकिन हाँ, ग्रेजुअल चेंज बट परमानेंट चेंज विल डेफिनेटली बी देयर। इसके लिए मतलब जो आपने ये थॉट प्रोसेस लिया था कि मुझे ये सब करना है, तो आपने इसके लिए क्या एजुकेशन करी, उसके बारे में अगर आप बताना चाहेंगे। तो एजुकेशन बेसिकली मैं खुद आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो आई हैव वर्कड इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑल्सो, आई हैव वर्कड एज अ रिसर्चर ऑल्सो इन US। देन मुझे ये हमेशा से लगता था कि कोई भी चीज़ है ना, उसको रूट कॉज से निकालना चाहिए, से प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम कभी दोबारा हो ही ना। तो इसी वजह से मुझे शायद साइंस भी जो मुझे पसंद है, क्योंकि साइंस में हम पूरा रूट कॉज तक जाते हैं और हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जब पर्सनल लाइफ की बात आई, हम इतने सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है, मुझे एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, तो एज अ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट मुझे बहुत पेन लगता था, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जब हमें समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब हम देखे तो हमें लगा कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि कम से कम मेरे घर का कूड़ा वेस्ट डंप में नहीं जाएगा। तो आई स्टार्टेड कंपोस्टिंग, कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने घर में कंपोस्टिंग स्टार्ट करी। फिर ऐसे ही मैंने थोड़ा और रहे तो अपनी सोसाइटी में कंपोस्टिंग, तो वो मेरे हाथ में था। तो जितना मेरे हाथ में था मैं वो कर सकती थी। हमारी शादी एज अ विमेन, हम शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रायोरिटीज चेंज ओवर द टाइम, एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि मेरा एक्चुअली में एप्टीट्यूड क्या है, रूट कॉज से काम करना। सो जब मैंने देखा कि अरे मतलब मैं खुद अपने आप को इतना ठीक रख सकती हूँ, सो व्हाई नॉट अदर्स। जब भी हम ऐसे वही स्टार्टिंग में फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं, या डिसाइड करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने थोड़ा और रिसर्च करना शुरू किया। देन आई रियलाइज़ कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गर्भ संस्कार कॉन्सेप्ट, जो मैंने खुद की प्रेगनेंसी में, तब मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली में देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड गर्भ संस्कार। लेकिन हाँ, आई रियलाइज़ कि दिस इज़ वेयर इतना ज़रूर मतलब अलाइनमेंट में बोलो या स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन की वजह से, जो हमारा घर के वैल्यू सिस्टम होते हैं, हमें रियलाइज़ था कि हाँ, हम जो करेंगे गर्भावस्था के टाइम पर वो बच्चे पे रिफ्लेक्ट होगा। तो जब मैंने उसको पढ़ा, रिसर्च करी और वो अप्लाई भी किया, तब रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में दिस इज़ ऑल मेक सेंस साइंटिफिकली भी, और हमारे संस्कार में भी, और हमारे वेदों में भी यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सिर्फ ऊपर से सिर्फ मंत्र करने से, सिर्फ नाम जप करने से, या सिर्फ वेदों का पाठ, मतलब जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी, जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं डिफरेंट लोग, सिर्फ इतने से नहीं होगा। ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि एंड स्पेशली एक फ़ोन कॉल था बेसिकली मेरे लिए। मेरे एक ऐसे ही ग्रुप सेशन और ग्रुप वर्कशॉप के बाद मुझे एक कॉल आया कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, कुछ उनकी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार
वो प्रेग्नेंट है, उस समय उसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए कि उसको अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है और एक हैप्पी हेल्दी पॉजिटिव प्रेगनेंसी पे फोकस करना है, बट शी इज़ नॉट एबल टू। तो वो क्यों नहीं कर पा रही है? तब मैं उस पर मेरा डीपर अंडरस्टैंडिंग गई, एंड दैट इज़ वाई शायद मैंने खुद ही ये चीज़ मैनिफेस्ट करी कि आई रियली वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तब मैंने अपने आप को लाइफ कोचिंग सर्टिफाई किया, मतलब आई हैव डन मेनी कोर्सेज अराउंड, अभी भी इनफैक्ट आई कीप लर्निंग। तो देन आई रियलाइज कि दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। तो अब शायद उस दिन मैं उस एक पर्सन की हेल्प नहीं कर पाई, बट एज ऑन डेट I know कि I am equipped with that knowledge and wisdom, and I am grateful to the Almighty and universe कि I have chosen to be the messenger. So I call myself as the messenger of the universe to help, to heal, to evolve, and to make the womanhood and motherhood so powerful and empower जो वो deserve करते हैं, और उनको अपनी powers realize कराना to make a better version of themselves. तो सोनल मैम, आप मुझे बताएं कि आज के सिनेरियो में इमोशनल इंटेलिजेंसी का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब हम ऐसा मानते हैं कि ना लाइफ हार्ड है, मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, सबको टेस्ट करती है, बट एक्चुअली लाइफ हार्ड नहीं है। वो लोगों के लिए हार्ड है जो अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं जानते हैं। सो बेसिकली जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होगा वो बेटर तरीके से केपेबल होंगे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और अपने जितने भी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में। बिकॉज जब हम इमोशनली अलाइंड होंगे, अपने आप के साथ कनेक्टेड होंगे और अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे, तो बाकी सारी प्रॉब्लम्स और बहुत एफर्टलेसली सॉल्व कर पाएंगे। तो सोनल मैम, आप मुझे एक बात बताएं, आज गैजेट की दुनिया में हर किसी के पास मोबाइल है, बहुत सारी अवेयरनेस है, फिर भी लोग अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी पे, इमोशनल अवेयरनेस पर काम नहीं कर पा रहे होते हैं। हम रील तो बहुत देख रहे होते हैं, हम समझ भी रहे होते हैं और हम फील भी कर रहे होते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये गुस्सा इस बात के लिए आया है क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए, पर मुझे वो इम्पोर्टेंस दी नहीं जा रही है, इसीलिए मुझे उस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है। तो इसको डील कैसे करना है? ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो सबने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसके लिए हमेशा आपको कोई ना कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम या एक थेरेपिस्ट या मेंटर या गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कि आपको बोलते ना, बिना सत्संग विवेक ना होई, या फिर बिना गुरु के वो नहीं होता। तो आपको कोई ना कोई वो गुरु तत्व आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपको, आपका एंकर हो बेसिकली, और आप वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे। ठीक है, तो आप कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट कैसे ला रहे हो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन और वो एक्शन टेकिंग में जो मिसिंग हो रही है, जो कि हम आज के टाइम पर सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन पर बिलीव करते हैं, इट एक्चुअली डजंट वर्क। तो आपको मोटिवेशन के साथ साथ एक्शन के साथ पेयर अप करके काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ नॉलेज ले लेने से काम नहीं चलेगा, उसको अलाइन करना है बेसिकली, क्योंकि इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो एक कोच ही कर पाता है। राइट। सोनल मैम, आप मुझे एक बात बताओ कि ब्रिज द गैप, ये प्रोग्राम क्या है आपका? हमें अपनी लाइफ में जहाँ पर भी गैप्स नज़र आ रहे हैं, अगर हमारा ये एप्टीट्यूड है कि हमने वो गैप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, देन दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर यू। कि आपको अपनी लाइफ में, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो फिनेंसेस हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, आपने जहाँ भी वो गैप्स अगर अपनी लाइफ में देखे हैं, तो आपको यूजिंग दीज मॉड्यूल्स ऑफ आवर प्रोग्राम, जिसमें कि हम फर्स्ट वी टॉक अबाउट अलाइनमेंट माइंडफुलनेस के साथ, फिर हम आपके ट्रिगर्स और आपके ट्रॉमास हैं या पास्ट लाइफ है या प्रेजेंट लाइफ में भी जो भी आपकी स्टक एनर्जी है, हम उनको रिलीज़ करते हैं और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम आपको अलाइन करते हैं, पहले तो मतलब थोड़ा पास्ट में जाकर,
फिर हीलिंग करके फिर हम प्रेजेंट में लाकर अलाइनमेंट के साथ वी पुट यू ऑन ट्रैक एंड देन वी हेल्प यू कि आप उस चीज़ को नए फ्रेश एनर्जी के साथ आप अपने गैप्स को फिल करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, जो भी चीज़ की तरफ आप, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, इन सारे एरियाज पे होलिस्टिकली काम करने पे, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली और रिलेशनशिप्स, फैमिली, टेकिंग एट एज अ होल। कोई ऐसी डेली हैबिट है जिससे आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं? एब्सोल्युटली। 3 M बोलती हूँ मैं, द 3 M's। फर्स्ट इज मूवमेंट, सेकंड इज माइंडफुलनेस एंड थर्ड इज मेडिटेशन। तो ये जो 3 M's को अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया है तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर डे बाय डे होते ही जाएंगे, बिकॉज मूवमेंट आपको हेल्प करेगा आपके पूरे दिन का, आपको फिजिकली एक्टिव रहने का, क्योंकि हमारी जो फिजियोलॉजी है वो हमारी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होती है और जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारी फिजियोलॉजी का रिफ्लेक्शन होती है। सो मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिविंग योर लाइफ माइंडफुली, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना और हमें अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना, सो दैट इज माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। सो मेडिटेशन विल हेल्प यू अलाइन योरसेल्फ विद द सुप्रीम पावर एंड द यूनिवर्स, द कनेक्टिंग विथ योर हायर सेल्फ। मैम एक क्वेश्चन मेरा और है कि आप मदर वाइब्स करके ब्रांड चलाते हो, उसमें आप मदर्स पर काम करते हो, मदरहुड पर कम्प्लीटली काम करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत शॉर्ट में हर मदर को जो मदर बनने वाली है और मदर के बनने वाले सारे प्रोसेस के अंदर आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? सो मदर्स को बेसिकली अपनी सुपर पावर आइडेंटिफाई करनी है। समथिंग लाइक जैसे हनुमान जी को उनकी स्पेशल पावर्स याद नहीं थी, उन्हें जामवंत ने याद दिलाई थी, ऐसे ही मैं आप सबको, ईच एंड एवरी मदर वॉचिंग दिस, चाहे आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट हो या ऑलरेडी मदर बन चुके हो या किसी भी फेज़ ऑफ मदरहुड में हो, इफ़ यू हैव अ टॉडलर और टीनेज चाइल्ड, जस्ट आइडेंटिफाई योर स्पेशल पावर्स। भगवान ने, उस दिव्य शक्ति ने वो आपको शक्ति दी है जो कोई और नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। सो जस्ट आइडेंटिफाई दैट इनर स्पेशल सुप्रीम पावर यू आर कैरिंग विद इन। यू कैन हैंडल ऑल, लेकिन अपने आप को पहचानिए पहले। तो मैम जैसे बहुत सारे लोग इमोशनली ना, उनको पता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपने फ्रेंड्स से बात करके या किसी मिलने वाले से बात करके अपना जी हल्का कर लेते हैं, पर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ले रहे। कि जैसे आज मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने मेरी मदर से ही बात कर ली, या मैंने मेरी सासू माँ से बात कर ली, या मैंने किसी फ्रेंड से बात कर ली, पर मुझे पता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका क्या सल्यूशन है? क्या उससे बात करके जो मैंने अपना जी हल्का किया, इट्स अ राइट वे? हाँ, एक्चुअली इसको मैं कहूँगी इग्नोरेंस। ओके। आपको पता है बट फिर भी आप उसके सही दिशा में नहीं जा रहे हो, उसके सही तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो दिस इज़ लाइक अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिना प्रोफेशनल हेल्प के तो बात प्रोफेशनल हेल्प की नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपके यहाँ पर सपोज करिए कोई फ़ैन है आपका ख़राब हो गया या एसी ख़राब हो गया, तो आप किसके पास लेके जाओगे? जो टेक्नीशियन होगा, जो इलेक्ट्रीशियन होगा, उसके पास लेके जाएंगे कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे या फिर टीचर के पास ले जाएंगे? एब्सोल्युटली। तो जिसके पास जो सही नॉलेज है, सही एक्सपर्टीज है, वही उस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, राइट? तो हमें पता है कि हम सबको ABCD आती है, फिर भी हम छोटे बच्चों को स्कूल ही भेजते हैं ना पढ़ने के लिए। जी जी जी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, सालों की एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, और वो जो करेक्ट मेथोडोलॉजी है उसके साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो सही रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे सही रिजल्ट्स चाहिए, आपको राइट सोल्यूशन चाहिए, राइट मेथड चाहिए, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो you have to go to the right people. So it could be anyone, it could be sometimes books also, therapist also, mentors also, coaches also, लेकिन professional help is a must, because वो चाची मामी काकी से आपको सिर्फ फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे। So work works when you allow it to work. मैम मेरा एक क्वेश्चन आपसे और भी है कि आज के ज़माने में जेंटल पेरेंटिंग बहुत होती है,
ठीक है ना। हमारे ज़माने में तो थप्पड़ भी मार देते थे, जूते से भी मार देते थे, कपड़े धोने की दोकनी से भी मार देते थे, पर आज की तारीख में हम खुद ही नहीं मार पाते हैं हमारे बच्चे को, हम बहुत जेंटल पेरेंटिंग देते हैं। आपको क्या लगता है, इट्स अ राइट और रॉन्ग? कोई राइट एंड रॉन्ग की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एज अ पेरेंट हर पेरेंट अपना बेस्ट दे रहा है। अब अभी हमने कन्वर्सेशन करी थी कि हम जो आज हैं बिकॉज ऑफ आर ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, हमारा चाइल्डहुड, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा स्कूल कॉलेज एवरीथिंग, तो हमने जो भी फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे हमारे बिलीफ सिस्टम बना, उसके बेसिस पे हम वैसा ही रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पेरेंटिंग में। अब आज की जनरेशन जो जेंटल पेरेंटिंग कर रही है, क्योंकि उसको वो उतनी अपोजिट पेरेंटिंग मिली है कि वो सोचती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि मुझे वो फ्रीडम नहीं मिली, मुझे वो डिसमिसल मिला, मुझे सुना नहीं गया, मुझे कंट्रोल किया गया, मुझे डांटा गया, मुझे प्यार नहीं मिला, तो मैं वो सब चीज़ें अपने बच्चों को दूँ। तो हमारा इनर चाइल्ड जो मांग रहा है ना, हम वही अपने चाइल्ड को दे रहे हैं। ओके। तो बिफोर स्टार्टिंग टू गेट इनटू दिस पेरेंटिंग वर्क ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ, पहले अपने आप को पेरेंट करो, अपना कप फुल करो, अपने आप को पेरेंट करो, बिकम अ हील्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जो कि आपकी पेरेंटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग अबाउट जेंटल पेरेंटिंग, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज वही है कि आप अंदर से आपकी क्या क्रेविंग हो रही है, क्या आपको फील हो रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू वांट टू गिव टू योर चाइल्ड, और सबकॉन्शियसली जो सेव है वही आप दे रहे हो। मैं इसको अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मुझे पढ़ाई के लिए बहुत बोला जाता, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। और ना मैंने देखा कि पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो सब अपनी लाइफ में होना चाहिए। पर मेरा बच्चा आज 8 साल का है, पर मैंने कभी भी उसको पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं किया है। कितने भी नंबर आए, वो किसी रेट रेस में नहीं है। उसके स्कूल में भी सबको पता है कि इसको डांटना नहीं है, जितना अपने तरीके से पढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो जो 10 साल हैं उसकी अपनी लाइफ के, तो वो बेटर अपने लिए जी लेगा ना, तो वो बेटर है। 10 साल बाद वो खुद ही इतना इंटेलिजेंट होगा और उसका माइंड ऐसा होगा कि वो खुद ही सोचेगा कि उसको आगे क्या करना है। तो मैं इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ आपके साथ। एब्सोल्युटली हमें खुद को पेरेंट करना पहले ज़रूरी है। जी मैम। बिफोर और हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि पहले कनेक्ट बिफोर करेक्ट। पहले बच्चों के साथ कनेक्ट करो, तभी आप उसको करेक्ट कर पाओगे। और पहले खुद को करेक्ट करो, तो अपने आप ही आपके बच्चे भी आपको रोल मॉडल की तरह देखते हुए अपने सारे हैबिट्स, सारे रॉन्ग्स राइट कर लेंगे, बिकॉज उनका खुद का नर्वस सिस्टम उतना डेवलप होता ही नहीं है। टिल द एज ऑफ 23-24 द नर्वस सिस्टम इज़ नॉट फुल्ली डेवलप टू टेक द डिसीजंस। इसीलिए बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स का नर्वस सिस्टम एक तरीके से किराए पे लेते हैं, और जैसा आप करते हो वही वो रिफ्लेक्ट करते हैं, सिर्फ वो मिरर होते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कैसा वर्जन बनना है अपने बच्चों के लिए, ताकि वही वो चीज़ें आगे कैरी फॉरवर्ड हो पाए एज अ लेगेसी। थैंक यू सोनल मैम, आपसे बहुत सारी बातें करके बहुत अच्छा लगा। और एक थॉट प्रोसेस यही है कि सब कुछ जानते हुए भी हम हमारी प्रॉब्लम्स जानते हैं कि हमें इमोशनली कहाँ पर गैप है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, या फिर हमारा आज का एनवायरनमेंट हो, हम वर्क प्लेस हो, पर हम उस सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम इस पर काम करें और राइट वे में काम करें, और अपने माइंड के पुराने पैटर्न्स को दूर करके बहुत ही हैप्पी और आनंद वाली लाइफ को जीना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली सबके पास सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं है आज की दुनिया में ना। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमें अपने इमोशन पर काम करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम कोई प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो वो बेटर है। थैंक यू मैम, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। जी मैम, थैंक यू मैम, हमारे साथ अपना टाइम शेयर करने के लिए। थैंक यू।